हेलो परिंदों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हमने जो पार्ट फर्स्ट है फिजिक्स में वो पढ़ लिया था, ठीक है। और अगर आपने उसे नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि मैं 30 दिन में बचे हुए इस 30 दिन में आपके संपूर्ण सिलेबस के सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कराने वाला हूं। तो अगर आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। तो दोस्तों ये है पार्ट 2। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जितने सभी क्वेश्चन को लिया है मैंने, वो सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और 5-5 नंबर में पूछे जाएंगे, ठीक है। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ का है आज का, गॉस की प्रमेय क्या होती है। तो यहाँ पर लिखा है किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। हम मान लेते हैं दोस्तों ये क्या है, कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है। तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये कोई बंद पृष्ठ है, इससे होकर ये कोई वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, ठीक है। इतना हो गया। गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का, यानी इस पृष्ठ में जितने भी आवेश होंगे, तो हम मान लेते हैं आवेश क्यू, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गुना यानी कि गुणा, तो क्यू गुणे कितना हो जाएगा 1/ε0। दोस्तों यही होता है गॉस का प्रमेय, बस यहाँ लगा देंगे बराबर, ठीक है। फिर से देखिएगा, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है, कुल आवेश के गुणे 1/ε0 के। तो हो जाएगा फाई बराबर हो जाएगा Q इंटू 1/ε0। आशा करता हूं दोस्तों आप बहुत ही विधिवत से इसको समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। तो किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। क्या है ये, तो कुछ पल्ले ही ना पड़ा। अब मैं आपको समझा रहा हूँ। किसी चालक अथवा अचालक, चालक क्या होते हैं जिसमें धारा का प्रवाह होता है, अचालक क्या होते हैं जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, यानी कि दोस्तों कोई चालक है अथवा अचालक है, उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को, यानी कि दोस्तों उसके क्षेत्रफल पर, ठीक है। मान लीजिए इतना क्षेत्रफल है और इतने क्षेत्रफल पर जितना आवेश होगा उसी को हम बोलते हैं क्या, आवेश का पृष्ठ घनत्व। दोस्तों इससे हम लिखते हैं सिग्मा से, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा, ठीक है, Q/ये। दोस्तों ये सिग्मा बराबर Q/ये क्यों हो गया, तो यहाँ पर इसका जो डिफिनेशन है कि क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा, तो ये रहा एरिया, ए फॉर एरिया यानी कि क्षेत्रफल, यानी कि इसके क्षेत्रफल पर जितने आवेश यानी Q जो होगा उपस्थित होगा उसी को बोलेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व, यानी कि सिग्मा बराबर होता है Q/ये, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन एक है, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो दोस्तों हमें यहाँ पर मान किसका निकालना है। अच्छा यहाँ पर क्या दिया है, तो आप लिखेंगे दिया है। दोस्तों जब भी आप कोई न्यूमेरिकल लगाएं या मैथ में कोई आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, कोई सवाल लगा रहे हैं दोस्तों, तो जो जो दिया गया है वो आप लिख लीजिए। तो दिया है एक कूलाम, तो क्यू का मान कितना दिया है, एक। क्या पूछ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एन का मान हमें निकालना है। दोस्तों क्यू का मान दिया है, एन का मान पूछ रहा है। एक सूत्र होता है क्यू बराबर एन ई, ठीक है। तो यहाँ पर हम पक्षांतर करेंगे, ये गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा। एन बराबर Q/E। क्यू का मान कितना दिया है, एक दिया है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। यही होता है,
ये जो 10⁻⁻19 है, नीचे माइनस में है, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो n बराबर 1 इंटू 10⁻80, ये 19 ऊपर हो जाएगा, अपान 1.6। ठीक है दोस्तों, इसको हम करेंगे जब 10, ये है 10 कितना है 19 है, इसको हम एक इसे दे देंगे तो ये जाएगा 10⁻18 बचेगा। तो 10 गुणे 10⁻18, हिंदी इंग्लिश सब इसी में मिक्स हो रहा है, 1.6। इसको हटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या बढ़ेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 100। ठीक है, और जब हम इसको यहाँ पर भाग लगाएंगे तो 16 छक्के जाएगा, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे कहाँ से आया, Q बराबर NE से आया है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गॉस की प्रमेय क्या होती है? तो यहाँ पर लिखा है किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। हम मान लेते हैं दोस्तों ये क्या है, कोई बंद पृष्ठ है। ठीक है, तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये कोई बंद पृष्ठ है, इससे होकर ये कोई वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। ठीक है, इतना हो गया। गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का, यानी इस पृष्ठ में जितने भी आवेश होंगे, तो हम मान लेते हैं आवेश Q, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गुना यानी कि गुणा, तो Q गुणे कितना हो जाएगा 1/ε0। दोस्तों यही होता है गॉस का प्रमेय, बस यहाँ लगा देंगे बराबर। ठीक है, फिर से देखिएगा, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है, कुल आवेश के गुणे 1/ε0 के। तो हो जाएगा फाई बराबर हो जाएगा Q इंटू 1/ε0। आशा करता हूँ दोस्तों आप बहुत ही विधिवत से इसको समझ गए होंगे। अब ये सूत्र कैसे आता है, ठीक है, फाई बराबर Q अपान या Q/ε0, इसे हम कह सकते हैं Q इंटू 1/ε0। आखिर ये कैसे आता है, इसे कैसे सिद्ध करते हैं, अब हम चलिए सीख लेते हैं। दोस्तों ये हम लेते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पर ये कोई क्षेत्रफल है। ठीक है, तो पूरे क्षेत्रफल को हम नाम देंगे ये। ठीक है, पूरा क्षेत्रफल है ये, और यहाँ पर इतना जो काट क्षेत्रफल है इसको हम नाम देंगे DA। DA नाम क्यों दिए हैं, DA दोस्तों हमेशा वहाँ यूज होता है जहाँ पर कोई चीज़ बहुत ही कम मात्रा में होती है। तो पूरे क्षेत्रफल को माना है ये, छोटा सा क्षेत्रफल को माना है DA। ठीक है, और यहाँ पर एक बिंदु है जहाँ पर क्या प्लस Q आवेश रखा हुआ है, बिंदु का नाम है वो, यहाँ से ठीक है, इसके द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो रहा है। बिंदु P और वो तक की दूरी मान लिया है R। ठीक है दोस्तों, ये इतना था चित्र। अब किस तरह से लिखना है मैं आपको चलिए बता दे रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि ये जो प्लस Q आवेश है इसके द्वारा बिंदु P पर E वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो कितना उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखते हैं E से। तो E बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q/r²। ठीक है दोस्तों, ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ठीक है दोस्तों, इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, एक सूत्र होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। इसको हमने मान लिया है समीकरण फर्स्ट। अब चलिए हम बात कर लेते हैं अगले, आगे हमें क्या। अब दोस्तों यहाँ पर हमें निकालना है DA, यानी कि जो छोटा सा क्षेत्रफल था उससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, जो छोटा सा क्षेत्रफल हमने माना था DA, ठीक है, उससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो दोस्तों वैद्युत फ्लक्स का एक सूत्र होता है, क्या होता है, फाई E बराबर होता है, ठीक है, E वेक्टर इंटू DA वेक्टर।
दोस्तों ये होता है सूत्र, इसे हम मान लेंगे समीकरण सेकंड। ठीक है, ई बराबर 1/4 पाई अपसाइलन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर समीकरण फर्स्ट है। फाई ई बराबर यानी वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। ठीक है, इसको हम मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब दोस्तों हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण सेकंड में रख देंगे। ठीक है, जो ई का मान फर्स्ट में आया है उस ई का मान उठा के यहाँ पर हम रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा। दोस्तों एक सूत्र यहाँ पर और एक याद रखिएगा, अगर कहीं पर ये वेक्टर इंटू बी वेक्टर लगा है तो वो हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसे मान लेंगे ये तो ए वेक्टर लगा है, इसे मान लेंगे बी तो बी वेक्टर लगा है। तो इसे हम लिख सकते हैं फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। अब इसको मैंने कैसे लिख दिया दोस्तों, तो इसलिए लिख दिया है क्योंकि दोस्तों एक नियम होता है ए वेक्टर अगर कहीं पर और बी वेक्टर लगा है तो वो हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो वही यहाँ पर मैंने किया है। अब दोस्तों ई का मान जो था यहाँ पर हम लिख देंगे, तो ई का मान वहाँ पर क्या आया था समीकरण फर्स्ट में आया था 1/4 पाई अपसाइलन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, यही होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये तो हो गया ई के स्थान पे, और जो सेम है उसको ऐसे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, ये इतना हो गया, हमें यहाँ तक प्राप्त हो गया। इसे आप समीकरण थर्ड भी मान सकते हैं या आप ना मानिए। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम थोड़ा परिवर्तन करके इसे लिख देंगे, तो फाई ई बराबर हो जाएगा, इसका गुणा होगा एक से तो एक क्यू ही बचेगा, तो क्यू अपान 4 पाई अपसाइलन 0। ठीक है, ये दोस्तों बटे में है तो इसके बटे में कर देंगे इंटू डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम चाहे मान लेंगे समीकरण थर्ड या आप ना मानिए। दोस्तों इतना हो गया, अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम करेंगे संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अभी तक हमने क्या किया था, केवल डीए क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को निकाला था, लेकिन अब जो पूरा पृष्ठ है, जो पूरा ये है, उसके द्वारा हम निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, जो समीकरण थर्ड आया है, ठीक है, वही हम यहाँ पर लिख देंगे और उसमें इंटीग्रेशन लगा देंगे, वही हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो आया क्या था, फाई ई बराबर आया था क्यू अपान 4 पाई अपसाइलन 0 इंटू डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, यही तो आया था। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लिख देंगे यहाँ पर, और ये आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो ये रहा इंटीग्रेशन, इसमें और इसमें भी लगा देंगे। ठीक है, ये इतना होगा दोस्तों। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फाई ई बराबर ये क्यू अपान 4 पाई अपसाइलन 0। ठीक है, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, इस पे लग जाएगा डी ए कॉस थीटा अपान स्क्वायर। दोस्तों आप इंटीग्रेशन किसी पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों इंटीग्रेशन फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई अपसाइलन 0 इंटू, यहाँ पर एक सूत्र होता है डी ओमेगा। अब दोस्तों मैंने ये डी ओमेगा कैसे लिख दिया, अब आप समझिएगा। दोस्तों कहीं पर अगर लिखा है डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, तो उसका मान होता है डी ओमेगा, आप याद रखिएगा। ठीक है, नहीं इसका मान होता है इतना, तो इसके स्थान पर हमने डी ओमेगा यहाँ पर लिख दिया है। इतना हो गया दोस्तों, बस आपको प्राप्त हो गया जो आपको प्राप्त करना था। अब हो जाएगा ये, इससे ये आप काट भी सकते हैं, तो डी फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई अपसाइलन 0, डी ओमेगा का मान होता है 4 पाई। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, बचा क्या, फाई ई बराबर क्यू अपान अपसाइलन 0 या फाई ई बराबर क्यू इंटू 1 अपान अपसाइलन 0। दोस्तों यही तो मैंने अभी आपको बताया था गॉस के प्रमेय में
कि फाई ई बराबर, ठीक है, क्यू इंटू 1/ε0, और यही हमें प्राप्त करना था। लिख देंगे इत सिद्धम या प्रूव्ड। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको गॉस का परिमेय बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अनंत लंबाई के समतल आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये जो क्वेश्चन दोस्तों है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोई एक आप अनंत लंबाई का तार लीजिए और उसके निकट यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वही आपको बताना है। ठीक है, तो जो बोला है हम कर देंगे। ये बोला है अनंत लंबाई का एक तार लो, तो हम यहाँ पर एक अनंत लंबाई का तार लेंगे। और बोला है आवेशित तार के निकट, तो इसके निकट क्या होगा कि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो हम मान लेते हैं ये हो रहा है उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, ऐसे इसका वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेंगे r। ठीक है, इसकी लंबाई हम मान लेंगे l। यहाँ से यहाँ तक की दूरी r मान लिए, लंबाई हम मान लिए l। अब हम मान लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल है जहाँ पर जिसका नाम है बिंदु P, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। इसका हम कोई क्षेत्रफल मान लेंगे dA। अभी मैंने आपको बताया था dA हमेशा छोटी लंबाई के लिए, छोटी दूरी के लिए, छोटी एरिया क्षेत्रफल के लिए होता है। ठीक है, फिर से देखिएगा, हमने सबसे पहले एक अनंत लंबाई का तार लिया, उसके निकट वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, तो हमने जहाँ जहाँ उत्पन्न हुआ उसको खींच दिया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लिया कितना r, इसका लंबाई मान लिया l। यहाँ पर बिंदु P है, यहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल है मान लिया d, ये इसका क्षेत्रफल हमने मान लिया। अब दोस्तों अब हम यहाँ पर लिखेंगे dA क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी कि ये जो dA क्षेत्रफल है इससे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब दोस्तों वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है, क्या होता है, अभी मैंने बताया था गॉस के परिमेय में फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, और ये भी बताया था अगर कहीं लगा ये वेक्टर इंटू बी वेक्टर लगा है तो वो ए बी कॉस थीटा हो जाता है। तो इसे लिख देंगे फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, लंबवत है, तो यहाँ पर थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0, तो यानी कि थीटा का मान हो जाएगा, यानी फाई ई बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, ये तो पूरा ख़त्म हो गया। अब आगे क्या करना है आप अच्छे से समझ लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से होकर, जिस तरह गॉस परिमेय में था ठीक उसी प्रकार का होगा, क्योंकि यह गॉस के परिमेय का अनुप्रयोग है। तो संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। दोस्तों संपूर्ण का हम किस तरह से निकालते थे, डीए में जो आया था उसी पे हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन लगा देते थे। तो डीए में क्या आया था, फाई ई बराबर ई इंटू डी ए। ठीक है, इसी में लगाएंगे इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा संपूर्ण का। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब ये इसको हम इंटीग्रेशन हटा भी सकते हैं, तो फाई ई बराबर हो जाएगा सिंपल सा ई कैपिटल ई इंटू डी ए। दोस्तों यहाँ पर ये डी ए क्या है, तो डी ए है, यह है क्या, बेलन है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, डी ए होता है। और डी ए का मान कितना होता है दोस्तों, तो इसका मान होता है 2 पाई आर एल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, इतना हो गया। अब हम इसे करेंगे पक्षांतर। तो दोस्तों यहाँ पर एक सूत्र और जानते हैं, फाई ई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन 0। ये क्या है, गॉस का परिमेय है। ठीक है, अब दोस्तों फाई ई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन 0। यहाँ पर फाई है
इसके स्थान पर हम रखेंगे Q अपान अपसालन 0। तो ये हो जाएगा Q अपान अपसालन 0 बराबर E इंटू 2πRL। ठीक है, इधर गुणे में है, इधर जाएगा तो हो जाएगा भाग में, तो हो जाएगा E बराबर Q अपान अपसालन 0 भाग में आ जाएगा तो 2πRL। ठीक है, इतना हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं Q एक सूत्र होता है Q, तो Q बराबर क्या होता है, तो Q बराबर होता है लेमडा अपान लेमडा इंटू यल होता है। ठीक है, तो Q बराबर लेमडा इंटू यल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेमडा इंटू यल अपान अपसालन 0 2πRL, यल से यल कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पर आएगा क्या, E बराबर लेमडा अपान अपसालन 0 2πR। ठीक है, तो इससे हम लिख सकते हैं, हम क्या करें दोस्तों, हम यहाँ पर दोनों में गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा, यहाँ पर 2 से गुणा। ठीक है, तो E बराबर हो जाएगा 1 अपान 2 2 4, तो 4 अपसालन 0, ये 2 लेमडा अपान R। ठीक है, तो यही होता है अनंत लंबाई के समतल आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, ये कैसे आ गया, तो मैंने 2 यहाँ पर गुणा किया 2 से और यहाँ पर गुणा किया, तो ये हो गया 2 लेमडा, तो 2 लेमडा यहाँ पर लिख दिया, इसको मैंने एक गुणा करके अलग लिख दिया, तो 2 दूना 4, 4 हो गया, पाई था पाई हो गया, अपसालन 0 था अपसालन 0 हो गया, नीचे R था R हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।